Hello my dear students, welcome back with my new video. My name is Ahmed and from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे से होंगे और उम्मीद करता हूँ अपनी क्लास 12 की स्टडी स्टार्ट कर चुके होंगे। तो बेटा देखो, लास्ट वीडियो में जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि भाई डिमांड क्या होता है, सब देखा, डिमांड कर्व, डिमांड शेड्यूल, सारी चीज़ें देख ली। अब उसी को चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज ही की वीडियो में इस चैप्टर को, अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट हम कंप्लीट कर देंगे। कोई ऐसा बच्चा जो पहली बार वीडियो को देख रहा है तो भाई पहले जाके उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे, फिर वो उसको ये टॉपिक समझ में आएगा, अदरवाइज उसको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। ठीक, तो देखो बेटा, सबसे पहले आज जो हमें पढ़ना है वो है रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। ठीक है, उसके एक्सेप्शन है वो आगे देखते हैं। ठीक है, तो रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, इसका मतलब क्या है? ये बोल रहा है कि क्या रीजन है कि जब भी कभी भी हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ के आए हैं। लॉ ऑफ डिमांड में आप लोगों ने क्या पढ़ा है भाई? प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। तो वही बोल रहा है रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व में जब भी इस तरह से स्लोप बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड स्लोप बोलते हैं। जब इस तरह से बनता है कर्व उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड स्लोप। तो अब ये बोल रहा है कि क्या रीजन है, क्यों ये डाउनवर्ड स्लोप बनता है, क्यों ऐसा क्या रीजन है? रीजन फॉर द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। तो क्या रीजन है डिमांड कर्व का डाउनवर्ड स्लोप बनने का? ठीक है, तो पहले तो एक चीज समझो, डाउनवर्ड स्लोप बनता कब है? पहले इस बात को हमेशा याद रखना कि डाउनवर्ड स्लोप कब बनता है। डाउनवर्ड स्लोप हमेशा बढ़ता है जब कभी भी डिमांड बढ़ती है। इस चीज को याद रखना कि जब कभी भी डिमांड बढ़ती है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है, और जब भी कभी भी आपकी डिमांड बढ़ेगी, हमेशा याद रखना, जब भी कभी भी डिमांड आपकी बढ़ेगी तो आपको डाउनवर्ड स्लोप ही देखने को मिलेगा। किस तरह मिलेगा सब मैंने लास्ट वीडियो में बताया, तो इस चीज़ को याद रख लेना। जब भी डिमांड कभी भी बढ़ेगी तो आपको डाउनवर्ड स्लोप देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना याद रखना। पहली चीज़ तो ये दिमाग में होनी चाहिए कि डिमांड बढ़ती है तभी डाउनवर्ड स्लोप होता है। ठीक है, और कब डिमांड बढ़ती है? जब प्राइस घटता है। तो इसके क्या रीजन है ये हमें बताना है। ठीक है, तो कुछ रीजन है इसके, तो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। इसको अब दिमाग में अपने बैठा लो एकदम अच्छे से कि जब भी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस घटेगा, डिमांड बढ़ेगी, है ना, तभी डाउनवर्ड स्लोप आपको देखने को मिलेगा हमेशा। ठीक है, तो इसका सबसे पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, चैप्टर 2 में इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। फिलहाल अभी सिर्फ इतना समझ लो कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या कहता है, कि उसका मतलब क्या है। देखो पहले समझो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है, यहाँ पर यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। तो मार्जिन कितना आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जस्ट सपोज मान लो, एग्जांपल लो कि आपके पास, आप गए, आप भूखे थे, आपने एक गोलगप्पा लिया, आपने एक गोलगप्पा खाया, आपको सेटिस्फैक्शन मिला 20। आपने 2 गोलगप्पे खाए, आपको सेटिस्फैक्शन मिला 10, मिला तो 30 हो गया। तीसरा लिया, आपको मिला, टोटल हो गया 35। तो अब ये बताओ, पहले वाले में कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 20। दूसरे गोलगप्पे खाने में कितना मिला आपको? 10। भाई 20 से 30 में कितना गैप है? 10। और तीसरे वाले में कितना मिला? 5। 30 35। यानी कि आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे आप अगला कंज्यूम कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट, कुछ भी खरीद रहे हो, खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, कुछ भी ले रहे हो, तो जैसे उसको आप कर रहे हो तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल, जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता है। जाहिर सी बात है, अगर आप कोई चीज़ पहली बार लोगे तो उसका सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन धीरे धीरे उसको सेटिस्फैक्शन कम हो जाता है। तो यही होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कि कोई भी पर्सन जब कोई भी चीज़ को कंज्यूम करता है, कोई भी कमोडिटी को, तो जब पहली बार लेता है तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है बेटा जी? कम हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इससे क्या लेना देना है? डाउनवर्ड स्लोप से क्या लेना देना है? इससे क्या लेना देना है कि हमारा डिमांड का डाउनवर्ड होता है, डिमांड बढ़ जाती है, इससे क्या मतलब है? तो भाई देखो, एक चीज़ समझो कि ये बोल रहा है हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो जाता है। अगर मान लो कोई भी चीज़ में अगर आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो गया, तो आप डिमांड क्या कर दोगे भाई? ज़्यादा नहीं करोगे, डिमांड कम कर दोगे। डिमांड क्या कर दोगे? कम कर दोगे। लेकिन अगर मान लो कोई भी पर्सन प्राइस कम कर दे, भाई ये प्रोडक्ट मुझे नहीं चाहिए, मुझे सेटिस्फैक्शन लेवल कम है, लेकिन अगर प्राइस कम हो जाए तो मैं इसकी डिमांड बढ़ाऊंगा कि नहीं बढ़ाऊंगा? भाई अगर मेरा मन अभी नहीं है तो खरीद के ले जाऊंगा, बाद में खाऊंगा।
समझ में आ रही बात। लेकिन मैं ऐसा करूंगा, क्यों करूंगा? क्योंकि प्राइस कम हो रहा है ना, जब सस्ता भी मिल रहा है तो अभी खरीद लेते हैं भाई, थोड़ा बाद में काम आ जाएगा, यूज़ कर लेंगे, 1-2 घंटे बाद अगले दिन काम आ जाएगा, कोई भी प्रोडक्ट हो। तो जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। तो पहला रीजन क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यही तो बताना है ना मैं, ये क्या बता रहा है? जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। तो पहला रीजन क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की प्राइस घट रहा है तो डिमांड हमारी क्या हो रही है? बढ़ रही है। समझ में आई बात भाई? मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल कम था लेकिन मुझे मज़ा आया, मुझे भाई प्राइस सस्ते में मिल रहा था, सामान सस्ते में मिलने लगा, तो मैंने कहा भाई सेटिस्फेक्शन तो नहीं हो रहा है लेकिन एक काम करते हैं, प्राइस सस्ता है ना तो डिमांड बढ़ा लेते हैं भाई। जब भी प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। पहला रीज़न हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। नंबर 2, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या है बेटा? देखो, इनकम इफेक्ट में इनकम जो होती है आपकी वो 2 तरह की होती है, याद रखनी होती है आपकी मनी इनकम। फर्स्ट कौन सी होती है आपकी? मनी इनकम। और दूसरी होती है बेटा आपकी रियल इनकम। क्या होती है? रियल इनकम, ठीक है। इसको रफ कर दे रहा हूँ मैं, हाँ। तो पहली है, फर्स्ट है आपकी मनी इनकम और दूसरी जो है आपकी बेटा वो क्या है? रियल इनकम, ठीक है। तो अब मान लो एग्जांपल ले लो, आपकी इनकम यहाँ पे ले लो, आपकी इनकम जो है यहाँ पे, ये मैंने इनकम लिखा है, ठीक है। और ये क्या है आपकी डिमांड, मान लो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड लिख लो। जो आपकी इनकम मान लो अभी 80 रुपीज़ है। कितनी है? 80 रुपीज़ है। जस्ट सपोज मान लो 80 रुपीज़ है। तो अभी जब आपके पास इनकम 80 रुपीज़ है और मुझे चॉकलेट चाहिए, तो मैंने क्या किया, 80 रुपीज़ में तो 10 रुपये की एक चॉकलेट है। कितने रुपए की चॉकलेट है भाई? 10 रुपये की एक चॉकलेट है। अगर 10 रुपये की एक चॉकलेट है तो 80 रुपीज़ में कितनी चॉकलेट आ जाएगी? 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 80 रुपीज़ में? सॉरी 8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी भाई। 10 रुपये की एक चॉकलेट तो 80 रुपये में कितनी चॉकलेट आ जाएगी? 8 आ जाएगी। अगर लेकिन मान लो चॉकलेट का रेट 10 रुपये से 8 रुपये हो जाए, क्या हो जाए? 10 रुपये से 8 रुपये हो जाए, तो देखो इनकम तो मेरी 80 पहले भी थी, इनकम मेरी अभी भी 80 ही है। 80 मतलब इनकम में मेरी कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन प्राइस यहाँ पर क्या हो गया? प्राइस कम हो गया। प्राइस 10 से 8 रुपये हो गया। और जब प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगी बेटा जी? बढ़ जाएगी भाई। अब बताओ 80 रुपये में कितनी चॉकलेट आ जाएगी? 10 आ जाएगी। पहले 80 रुपये में 8 आती थी, क्यों? क्योंकि चॉकलेट 10 रुपये की थी। लेकिन चॉकलेट का रेट घट गया, 10 रुपये से 8 रुपये हो गया, प्राइस घट गया। और जब प्राइस घट गया तो मैंने क्या की, कड़ाक से करके डिमांड बढ़ा दी। समझ में आई बात? तो अब कितनी आ गई? 80 रुपये में 10 रुपये आई। इसको बोलते हैं हम लोग रियल इनकम। रियल इनकम क्या है? जब मेरी परचेजिंग पावर क्या होगी? बढ़ गई। इनकम तो उतनी ही है लेकिन अब मैं 80 रुपये में 8 ले पा रहा था, अब मैं 80 में 10 ले पा रहा हूँ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल इनकम। और जब प्राइस घटा 10 से 8 रुपये का हो गया तो मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। इसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट। तो यहाँ पे भी देखो प्राइस कम और डिमांड ज़्यादा। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? ठीक है, इसको रफ कर दूँ। चलो, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह जाए बेटा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, ठीक है ना। और एक बात इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी थी कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कि प्रयागराज से ही हैं, तो मैं उन सबको बता दूं कि मैं प्रयागराज में ही रहने वाला हूं, इलाहाबाद से ही बिलोंग करता हूं और करेली में मेरी कोचिंग है। तो बहुत से लोगों को पता नहीं सर आप कहाँ रहते हैं, और बहुत से लोग ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या चाहते थे, जिनको पता नहीं था। उन कुछ को लगा मैं कानपुर से हूँ, कुछ को लगा लखनऊ से हूँ, तो मैं उन सबको बता दूँ कि हाँ मैं प्रयागराज से रहने वाला हूँ, करेली में कोचिंग है। अगर आप लोग ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 27 अप्रैल से क्लास 11 का न्यू बैच स्टार्ट है और क्लास 12 का ऑलरेडी स्टार्ट है, अभी न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग कांटेक्ट करना चाहो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, और मेरा मोबाइल नंबर आप चाहो तो नोट कर सकते हो 8957। मोबाइल नंबर क्या, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो कोचिंग के लिए, तो वहाँ पे भी आपको मैं कांटेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ये एक बात बतानी थी क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं पता है और उनको बाद में मालूम चलता है, तो वो पर्सनली मुझसे आके मिल भी सकते हैं जो कि इस सिटी से बिलोंग करते हैं। नहीं भी पढ़ना है, कोई डाउट है तो मुझसे ऑफलाइन भी डायरेक्टली आके मिल सकते हैं। जो भी हेल्प हो सकेगी मुझसे मैं उनकी कर दूँगा, ठीक है बेटा जी। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, बहुत से बच्चों को नहीं पता था, तो अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक। नंबर 3 पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब समझते हो? टी और कॉफी, पेप्सी और कोक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या हुआ, देखो एक आपकी है पेप्सी, एक है आपका कोक, ठीक है। पेप्सी का रेट 10 रुपये था, कोक का रेट भी कितना है? 10 रुपये ही है। पेप्सी का रेट 10 रुपये था, कोक का रेट भी कितना है? 10 रुपये। लेकिन इन फ्यूचर मान लो कोक का रेट 15 रुपीज़ हो गया, पेप्सी का रेट 10 ही रुपये। समझ में आ रही बात? कोक का रेट 15 हो गया और पेप्सी का रेट कितना है?
10 रुपये ही है। तो अब इसको हम लोग क्या बोलते, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब देखो कोक का रेट कितना था, प्राइस आपका कोक का कितना था, 10 रुपये था, ठीक है। पहले प्राइस कितना था, 10 रुपये था, बाद में कितना हो गया, 15 हो गया। लेकिन पेप्सी के रेट में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, मान लो पेप्सी है और दूसरा है आपका कोक, ठीक है। तो पेप्सी का रेट कितना है, मान लो 10 रुपीज़ की है, 20 की आती है, चलो 20 की ले लो छोटी वाली। और कोक का रेट भी कितना है बेटा, 20 रुपीज़ है, ठीक है। ये इतना समझते हो। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई डिमांड बढ़ेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये चीज़ तो पता है। तो अब ये समझो कि ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी क्या होती है, डिमांड आपकी क्या होती है, वहाँ पर कम होती है। कि भाई देखो पेप्सी का रेट 20 रुपये था, कोक का भी रेट कितना था, 20 रुपये ही था, लेकिन पेप्सी का रेट मान लो 15 हो गया, पेप्सी का रेट कम हो गया, 15 हो गया, और कोक का रेट उतना ही है। पेप्सी का रेट कम हो गया, कोक का रेट उतना ही है। तो अब ये बताओ, अगर पेप्सी का रेट कम हो गया, पेप्सी का रेट कम हो गया, तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि कोक पीते होंगे, लेकिन वो क्या करने लगेंगे, अब पेप्सी पीने लगेंगे। क्यों पीने लगेंगे भाई, पेप्सी 20 रुपये, कोक 20 रुपये का, दोनों कोई भी पी लेते थे। लेकिन अब कोक 20 रुपये का है, लेकिन पेप्सी 15 रुपये की मिल रही है। तो जब प्राइस कम हो गया तो डिमांड क्या कर दी, पेप्सी की बढ़ा दी। समझ में आई बात, जब प्राइस कम हो गया तो पेप्सी की डिमांड बढ़ा दी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। भाई कोक में तो कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन पेप्सी में प्राइस कम होने की वजह से पेप्सी की डिमांड बढ़ गई, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो यहाँ पर भी जब प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ेगी, तो यूँ आपका स्लोप बन के तैयार होगा। क्लियर, समझ में आया, थर्ड पॉइंट क्लियर है, रफ करूँ, चलो उम्मीद करता हूँ यहाँ से समझ में आ गया। आगे देखते बेटा, पॉइंट नंबर 4 पे क्या है भाई, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स का मतलब क्या है भाई, मान लो कि कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट था, मान लो कोई भी कमोडिटी थी, वो 100 रुपीज़ की थी। कितने की थी, 100 रुपीज़ की थी, ठीक है। या अब मान लो थोड़ा सा और लेते हैं, मोबाइल फ़ोन मान लो, जब मोबाइल फ़ोन नया आया था, टच मोबाइल ज़्यादा लोगों के पास नहीं होता था, तो महंगे होते थे, तो 20,000 रुपये का मान लो था। आज आपको टच वाले फ़ोन आपको 2000 तक मिल जाते हैं मार्केट में, ठीक है, 2000 तक मिल जाते हैं। लेकिन बेकार सा मोबाइल हुआ करता था, एंड्रॉइड वगैरह कुछ भी नहीं था, एक नॉर्मल सा मोबाइल 20,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़ का, तो किसी के पास तो हुआ नहीं करता था। लेकिन तो यही बोले, इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ कंज्यूमर। नंबर ऑफ कंज्यूमर कब बढ़ते हैं भाई, 20,000 रुपये का था, प्राइस ज़्यादा था, तो डिमांड क्या थी, कम थी। लेकिन धीरे धीरे आप यही 20,000 वाला मोबाइल 5,000 रुपीज़ का मिलने लगा। तो अब पहले क्या थे, जो हायर क्लास के लोग थे, जो अमीर लोग थे, वो खरीदते थे। लेकिन धीरे धीरे 5,000 रुपये का हो गया, जो मिडिल क्लास वाले थे उन्होंने भी खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो प्राइस 20 से 5,000 का हुआ, तो प्राइस कम हुआ, तो डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। इन फ्यूचर 5,000 वाला मोबाइल तो 2,500 का हो गया, 2,500 का हो गया, भाई प्राइस और कम हो गया। तो प्राइस कम हुआ तो डिमांड और बढ़ जाएगी। जो कि और गरीब लोग थे, नहीं खरीद पा रहे थे, वो भी खरीदने लगे होंगे। जिनके पास बहुत छोटा काम धंधा है, वो भी खरीद लेंगे। क्यों, क्योंकि भाई प्राइस कम हो रहा है, और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। तो इसी को बोल रहे इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर कब बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर बेटा तब बढ़ जाते हैं जब किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है अपने आप। और जब कम हो जाता है तो कहते हैं भाई हम भी खरीद लेंगे। भाई एसी है, आज 50,000 रुपये की है, तो हर कोई नहीं खरीदता है। लेकिन अगर एसी 1,000 रुपये की मिलने लगे मार्केट में, सपोज मान लो एसी अगर 1,000 रुपये की मिलने लगे, तो प्राइस कम हो गया, तो डिमांड बढ़ जाएगी, सब जा के एसी खरीद लेंगे और हर एक के घर में एसी लग जाएगी। लेकिन अभी एसी महंगी है, तो हर आदमी के घर में एसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर हुआ, समझ में आया, रफ करूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4th पॉइंट। नंबर 5 पर है बेटा सेवरल यूजेस ऑफ कमोडिटी। सेवरल यूजेस ऑफ कमोडिटी का मतलब क्या है, देखो बहुत से कमोडिटी या बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके सेवरल यूजेस होते हैं। जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं मिल्क का। अब आप मिल्क से खोआ भी बना सकते हो, दही भी बना सकते हो, है ना, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप दूध से बना सकते हो। लेकिन अगर मान लो प्राइस ज़्यादा है, मिल्क का प्राइस ज़्यादा है, तो डिमांड हमेशा कम रहेगी। क्यों भाई, जितना ज़रूरत है चाय कॉफ़ी बना लेंगे, काम भर का मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो मिल्क का प्राइस कम हो गया, तो हम लोग डिमांड बढ़ा देंगे। तब तो फिर हम लोग दूध और कॉफ़ी नहीं, चाय और कॉफ़ी नहीं बनाएंगे, उसके साथ ही साथ हम लोग खोआ भी बनाएंगे, पनीर भी बनाएंगे, खीर भी बनाएंगे,
बहुत सी चीज़ें बनाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि भाई प्राइस कम हो गया तो हम लोग डिमांड क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो सेवरल यूज ऑफ कमोडिटी, ऐसे गुड्स जिसकी सेवरल यूज होते हैं, कई जगह काम आते हैं, तो उसकी डिमांड हम लोग बढ़ा देते हैं उसके प्राइस कम होने पर। और जब जब भी प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी और इस तरह से आपको कर्व देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोप। तो डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है समझे, ये 5 रीजन है, तो लिख के आ जाना अगर पेपर में आ जाएगा तो। आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। कुछ लिखना है इस पर तो लिख लो, बाकी इसका नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। बस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ ऐसा तो है नहीं। फिर इसके बाद 2 मिनट में मैं आता हूँ, आपको एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड भी बता देता हूँ। हाँ बेटा, तो चलो देखो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या भाई, एक्सेप्शन होता क्या है। देखो अभी तक आप लॉ ऑफ डिमांड में हमेशा से पढ़ते आए कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, यही पढ़ा। प्राइस घटता है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती है, यही पढ़ा है ना। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस बढ़ता डिमांड घटती, प्राइस घटता डिमांड बढ़ती है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शन क्या, कुछ जगहों पर ये जो लॉ ऑफ डिमांड है वो काम नहीं करता है। तो कौन कौन सी जगह भाई उसको देखना है। तो एक्सेप्शन आपसे अक्सर पेपर में पूछ लेता है, तो उसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, तो क्या है भाई, ये कहाँ पर ये लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, जहाँ पर वर्क नहीं करता है वो क्या है। नंबर 1 पर है बेटा गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या होता है, गिवन गुड्स एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो आपके इंफीरियर गुड्स होते हैं, जो कि खराब क्वालिटी के गुड्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, गिवन गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिवन गुड्स। तो अब मान लो अगर गिवन गुड्स की बात कर रहे हैं, गिवन गुड्स के केस में अगर मान लो कि इसका प्राइस कम हो जाए, तो नॉर्मली लोग क्या करेंगे, इसकी डिमांड को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लोगों को सोचना होता है कि ये खराब क्वालिटी के गुड्स हैं तो डिमांड नहीं करेंगे। अगर प्राइस कम हो गया तो लोग दूसरे तरह के गुड्स लेंगे, दिमाग पे ऐसा नहीं आएगा। तो गिवन गुड्स क्या होते हैं, जो खराब क्वालिटी के गुड्स होते हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी के गुड्स नहीं होते। अगर उसका प्राइस कम होगा तो डिमांड भी उसकी क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, डिमांड भी कम होगी। और हमेशा हम लोगों ने क्या पढ़ा है भाई, प्राइस कम हो तो डिमांड बढ़ती है। लेकिन गिवन गुड्स के केस में ऐसा नहीं है, वहां पर क्या होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। समझे कि नहीं समझे, यहाँ पर प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ती नहीं है। तो इसलिए ये गिवन गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। ठीक है, समझ में आई बात। नंबर 2 देखो, इसको देखो रफ कर दूं, लिखना है तो जल्दी से लिख, विस्तार से याद आएगा। ठीक है, अब देखो इसको रफ करता हूं। नंबर 2 पर क्या है, स्टेटस सिंबल गुड्स। क्या है, स्टेटस सिंबल गुड्स। स्टेटस सिंबल गुड्स क्या है भाई, देखो इसका मतलब होता है, स्टेटस सिंबल गुड्स का मतलब कि यहाँ से इसको ऐसे लेके आओ, ये दूसरा वाला है। ठीक है, स्टेटस सिंबल गुड्स का मतलब होता है कि देखो बहुत से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत अमीर होते हैं, रिच होते हैं, तो वो प्राइस बढ़ता है तो डिमांड को बढ़ाते हैं। मतलब क्या भाई, वो ऐसे गुड खरीदते हैं, जैसे लग्जरीज कार हो गई, जैसे गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, तो आपने देखो वो शो ऑफ करते हैं। क्या करते हैं, शो ऑफ करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए कि हाँ देखो मेरे पास आईफोन है, देखो मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास ये वाली बाइक है। मतलब क्यों करते हो ऐसा, क्योंकि उनको शो ऑफ करना रहता है। स्टेटस सिंबल गुड्स, अपने स्टेटस को दिखाने के लिए, हाँ अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। जो कोई भी करोड़पति आदमी होता है तो देखना उसके पास वॉच हो या कोई भी शर्ट हो, वो हमेशा एक क्या करता है, बेहतरीन से बेहतरीन ब्रांड का पहनता है। ठीक है, तो स्टेटस सिंबल गुड्स, तो ऐसे केस में क्या होता है, जब प्राइस बढ़ता है तो ये लोग क्या करते हैं, स्टेटस सिंबल गुड्स वाले ये लोग क्या करते हैं, डिमांड को बढ़ा देते हैं भाई। अगर और कोई चीज़ का प्राइस कम हो जाता है तो वो डिमांड को कम कर देते हैं भाई। अगर मान लो कोई चीज़ सस्ती हो गई तो वो तो कहेंगे भाई इस पे तो मेरा स्टेटस खराब हो रहा है, लोग मुझे पसंद ही नहीं करें। मतलब लोग कहेंगे अरे इतना अमीर आदमी और इतना सस्ता चीज़ पहने। नहीं, तो अगर किसी कार का रेट कम हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा, तो वो कार को यूज़ नहीं करेंगे। आईफोन की जगह पे कोई और मोबाइल आ जाए तो फिर वो आईफोन यूज़ नहीं करेंगे, उससे अच्छा फ़ोन यूज़ करेंगे या फिर नया मॉडल यूज़ करेंगे। तो प्राइस बढ़ने पर डिमांड वो बढ़ाते हैं और प्राइस घटने पर डिमांड ऐसे लोग घटाते हैं। तो यहाँ पर भी आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। समझ में आई बात, इसी को बोलते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर हुआ, रफ करूं, चलो ठीक है। आगे देखो, थर्ड है एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्राइस। एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस, कि हमें क्या लग रहा है, थर्ड वाला देखो कि फ्यूचर में किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ने वाला है। जस्ट सपोज मान लो ये मार्कर है, बढ़ने वाला का मतलब आज भी बढ़ा है, आज भी बढ़ा। ये 25 रुपए का मार्कर मिलता था और आज बढ़ के ये मार्कर 30 रुपए का हो गया। भाई पहले 25 का था, आज 30 रुपए का हो गया। प्राइस बढ़ गया है, प्राइस बढ़ गया, मार्कर को 25 से 30 रुपए हो गया, 25 से 30 रुपीज हो गया है। ठीक है, तो लेकिन
और फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस है कि जो 25 से 30 रुपीज़ का मार्कर हुआ है वो फ्यूचर में 50 रुपीज़ का होने वाला है। भाई प्राइस बढ़ा तो है, 25 से 30 हुआ तो है, लेकिन इन फ्यूचर 30 से 50 होने वाला है और बढ़ने वाला है। भाई जब और प्राइस बढ़ने वाला है तो अभी तो प्राइस बढ़ा ही है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे केसेस में डिमांड बढ़ा दूंगा। मुझे लग रहा है डिमांड फ्यूचर में प्राइस और बढ़ने वाला है, आज तो बढ़ा लेकिन फ्यूचर में और बढ़ने वाला है, तो इसलिए मैं डिमांड अभी से बढ़ा दूंगा। कहूँगा भाई पहले ही से मार्कर खरीद के रख लेता हूँ, बाद में महंगा हो जाएगा। ठीक है, प्राइस बढ़ा लेकिन डिमांड बढ़ी, और फ्यूचर मान लो आज प्राइस घट गया, ये 25 वाला मार्कर मान लो आज 20 रुपए का मिल रहा है। ठीक है, लेकिन किसी ने मुझे आके बोला भाई देखो भी रुको वेट करो, फ्यूचर में 10 रुपए का हो जाएगा, तो प्राइस 25 से 20 तो हुआ, लेकिन मैंने डिमांड कम कर दी। क्यों कम कर दी, लालच में आ गया ना भाई, मुझे लगा कि 10 रुपए का हो जाएगा तब और खरीदूंगा। तो ऐसे केस में भी देखो क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा डिमांड बढ़ रही, प्राइस घट रहा डिमांड घट रही, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो ये क्या, इसका एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। नंबर 4 देखो, पॉइंट हमारा इमरजेंसीज। अब इमरजेंसीज का मतलब क्या है भाई, कॉमन सेंस की बात है कि मान लो कि कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है, या वॉर वगैरह हो गया या कोई भी रीज़न हो सकता है, तो इमरजेंसी आ गई है और प्राइस बढ़ गया है, आपको बहुत ज़रूरत है और उसका प्राइस बढ़ा हुआ है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, उसकी डिमांड बढ़ाओगे ही बढ़ाओगे, डिमांड को कम नहीं करोगे। प्राइस जितना भी हो जाए डिमांड आप क्या करोगे, बढ़ाओगे या फिर डिमांड करोगे, डिमांड को आप कम नहीं कर सकते। इमरजेंसी है या आपको लग रहा है वॉर वगैरह हो गया है, वॉर वगैरह की हालत है, वहाँ पर प्राइस बढ़ गया है, फ्यूचर में और प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप डिमांड को बढ़ा दोगे। और ठीक है, ऐसे केसेस पे तो यहाँ पर भी प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो इमरजेंसी के केस में भी यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड आपका काम नहीं करता है। ठीक है, नंबर 5 क्या है बेटा, क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप का मतलब क्या है, क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप का मतलब होता है कि क्वालिटी भी मैटर करती है। कि देखो अगर किसी चीज़ का प्राइस कम होता है, किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम होता है, तो लोगों के दिमाग में रहता है कि उसकी क्वालिटी तो नहीं अच्छी है, दिमाग में होता है ना, ये सस्ता बेच रहा है, सामान सस्ता है तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, खराब होगी। ठीक है, लेकिन उसी जगह पर जब महंगा सामान होता है, उसका प्राइस बढ़ता है, जब महंगा होता है तो उनको लगता है भाई प्राइस ज़्यादा है, तो डिमांड भी उसकी बढ़ाते हैं। क्यों, क्योंकि उनको लगता है उसकी क्वालिटी भी क्या होगी, अच्छी होगी। तो इस केस में भी आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप में। ठीक, नंबर 6 चेंज इन फैशन। अगर कोई चीज़ चेंज में आ गई, फैशन में आ गई है, ठीक है, और उसका प्राइस चाहे जितना बढ़ा दो, सलमान खान कोई जीन्स पहन के आ गए, ठीक है, बेहतरीन, अभी मूवी आ रही है ना, किसी का भाई किसी की जान, ठीक है, तो मूवी आ रही है, अभी मान लो कोई ट्रेंड में आ गया, किसी को कोई जीन्स पसंद आ गई, कोई शर्ट पसंद आ गई, वो ट्रेंड में आ गया, अब वो कपड़ा 500 का मिले, 600 का मिले, 700 का मिले, 800 का मिले, प्राइस बढ़ता जाए, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता है, सबको क्या बनना है, सबको सलमान खान ही बनना है, सबको सलमान खान ही बनना है। क्यों बनना है भाई, वो कह रहे हैं भाई कुछ भी हो जाए, प्राइस बढ़ने दो, अब बढ़ता है बढ़ने दो, हमें तो डिमांड बढ़ानी है, हमें तो उसी के जैसे पहनने हैं कपड़े, समझ में आ रही बात, तो ऐसा होता है। ठीक है, और प्राइस कोई चीज़ फैशन से हट गई, उसका प्राइस कम हो गया तो डिमांड भी कम हो जाएगी। कोई चीज़ आई एम सो सॉरी, ठीक है, प्राइस कम हो गया तो डिमांड भी उसकी क्या हो जाएगी बेटा जी, कम हो जाएगी। भाई फैशन में ही नहीं है तो डिमांड कौन करेगा, चाहे इतना पैसा कम कर लो, फैशन में नहीं तो नहीं खरीदेंगे, समझ में आ रही बात, तो ऐसा भी होता है। तो इस केस में भी आपका काम नहीं करता है क्या, लॉ ऑफ डिमांड। तो ये 6 एक्सेप्शन से तो एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है, तो ध्यान से देख लेना, इसका नोट्स मैं दे दूंगा, बाकी एक बार बुक से रीडिंग कर लेना, उसके बाद कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, और आज ही आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ तक हो गया आपका। इसके बाद बेटा जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, देखो ध्यान से, वो है चेंज इन डिमांड। क्या है, चेंज इन डिमांड, और दूसरा है शिफ्ट इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड। ठीक है, तो ये टॉपिक बेटा मेरा ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो इसी वीडियो में मैं वीडियो को अटैच कर दे रहा हूँ, मुश्किल से 10 मिनट का और है लेक्चर, तो उसमें आप देखना चेंज इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड, और आपका जितना भी डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, और यही आपका लास्ट टॉपिक है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो अटैच कर रहा हूँ, देखो, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, इस टाइम में कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, टॉपिक चेंज इन डिमांड की। ठीक है, देखो चेंज इन डिमांड का मतलब क्या है, देखो डिमांड में हम लोगों ने पढ़ा है अभी कि डिमांड में चेंज होता है, 2 रीजन होता है, एक तो क्या होता है प्राइस की वजह से, एक तो क्या होता है बच्चों, प्राइस की वजह से जब कोई चीज आ जाता है तो उसमें डिमांड में चेंज होता है। भाई प्राइस मान लो ये है आपका, इधर डिमांड है, प्राइस अगर 10 है, 5 है,
10 था आपकी डिमांड तो 20 थी, 5 हो गया, डिमांड आपने बढ़ा दी। तो प्राइस जब भी घटता है तो डिमांड बढ़ती है, और जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है। एक तो ये फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर होता है, देखो पहला होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो डिमांड में चेंज कब होता है? पहला रीजन होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज होने में से। और दूसरा रीजन क्या है? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। अदर फैक्टर समझते हो? जैसे आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस था, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तो वो डिमांड बढ़ा देता है, कंज्यूमर की इनकम घट जाए तो डिमांड घटा देता है। कोई चीज अगर हमारे टेस्ट में आ जाए तो मैं डिमांड बढ़ा दूंगा, कोई चीज अगर हमारे टेस्ट से चली जाए तो हम लोग डिमांड घटा देते हैं। तो ये सारी चीजें होती है, तो ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। तो डिमांड दो वजह से चेंज होती है। इस ग्राफ को बना लेना, बहुत फायदा आएगा, फायदा होगा आपको, ठीक है। तो डिमांड दो वजह से चेंज होती है। एक तो ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस की वजह से चेंज होती है। दूसरा होता है इसके जो अदर फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से डिमांड में चेंज आता है, ठीक है। तो अब देखो, अगर प्राइस की वजह से चेंज होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्म एज मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व, या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बोलेंगे, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, ठीक है। इसको किस नाम से हम लोग टर्म क्या देंगे? इसको चेंज इन क्वालिटी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अगर प्राइस की वजह से चेंज होगा। और अगर अदर फैक्टर की वजह से आपकी डिमांड में चेंज होगा तब क्या लिखेंगे हम लोग? शिफ्ट ऑफ द डिमांड, शिफ्ट ऑफ द डिमांड, या फिर चेंज इन डिमांड। क्या बोलेंगे? चेंज इन डिमांड। होता क्या है, जब प्राइस की वजह से चेंज होता है तो आपको मूवमेंट दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? मूवमेंट दिखाई देती है। जब आप कर्व बनाओगे, कर्व बनाते हो ना, तो उसमें आपको मूवमेंट दिखाई देगी, यहां से यहां हो जाएगा, यहां से यहां हो जाएगा, तो कुछ आपको मूवमेंट दिखाई देती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? डिमांड शिफ्ट हो जाती है। शिफ्ट का मतलब यहां से यहां चली जाती है। अभी जब कर्व बनाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अभी मैं नॉर्मली इतना समझ लू, अदर फैक्टर की वजह से डिमांड में क्या होता है? शिफ्ट हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन इसमें क्या दिखता है आपको? मूवमेंट दिखाई देती है। क्या होती है? मूवमेंट दिखाई देती है। क्या मूवमेंट दिखाई देती है वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको जब हम लोग ग्राफिकली एक्सप्रेस एज मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, जब इसको हम लोग ग्राफिकली एक्सप्रेस करेंगे, मतलब जब ग्राफ बना के दिखाएंगे, कर्व बना के दिखाएंगे, तो क्या होगा? इसमें दो मूवमेंट होगी। क्या होगी? दो मूवमेंट। एक तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, डाउनवर्ड, और दूसरी क्या होगी? अपवर्ड मूवमेंट। जब मूवमेंट होगी प्राइस की वजह से, कर्व में जो मूवमेंट होगी दो तरह की होगी। एक क्या होगी? डाउनवर्ड मूवमेंट, और सेकंड क्या होगी? अपवर्ड मूवमेंट। अभी कर्व बना रहा हूं, सब समझ में आएगा, ठीक है। अभी इतना समझ लो, दो तरह की मूवमेंट होगी, एक होगी डाउनवर्ड मूवमेंट और एक होगी अपवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट को हम लोग एक्सपेंशन ऑफ डिमांड भी बोलते हैं, और अपवर्ड मूवमेंट को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। तो आपकी बुक में हो सकता है इस नाम से दे रखा हो, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, ठीक है। उसी को डाउनवर्ड और एक्सपेंशन बोलते हैं, अपवर्ड को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ग्राफिकली जब एक्सप्रेस करोगे तो अगर इसमें शिफ्ट होगी तो डिमांड दो तरह से शिफ्ट होगी। एक होगा इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा क्या होगा? डिक्रीज इन डिमांड। कैसे चेंज होगा अभी दिखाता हूं, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो, अब ये दिखाता हूं और समझ में एक बार में आ जाएगा, और आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, इसलिए ध्यान समझना। देखो यहां पर क्या है, मान लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं प्राइस, और यहां पर हम लोग लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर मान लो प्राइस अभी आपका 10 है, प्राइस क्या आपका 10 है, तो डिमांड कितनी है आपकी? 50। और जब आपका प्राइस नहीं सॉरी 10 है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है आपकी? मान लो 100। और जब प्राइस 20 हो गया तो क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी? 50 हो गई। समझ में आ रही बात? तो जब प्राइस यहाँ पे क्या दिखा रहा है? प्राइस क्या है? 10 था तो डिमांड कितनी होगी? 100। और जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या होगी? कम, ठीक। अब दूसरा देखो, एक और लेते हैं, यहाँ पे ले लो प्राइस, और यहाँ पर मैंने ले लिया क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखो, जब प्राइस 20 था तो डिमांड कितनी थी? 50। और जब प्राइस 10 हो गया तो डिमांड कितनी होगी? 100। अब इसको ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ये हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस की वजह से क्या चेंज आता है। जब प्राइस 10 है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है? 100। जब प्राइस 20 तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है? 50। यानी कि जैसे ही प्राइस बढ़ रहा है डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। तो अगर इसको हम लोग ग्राफिकली दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? देखो, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। हम लोग इधर साइड प्राइस लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, समझ आप लोग नोट कर लेना। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, को बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस। इधर हम लोग क्या लेते हैं? प्राइस,
और ये हम लोग क्या लेते हैं, क्वांटिटी डिमांड। आपको पता ही है, बता चुका हूं पहले भी लास्ट क्लास में। यहाँ लिया 0, तो प्राइस कितना है 10, फिर प्राइस कितना है 20, और यहाँ पर कितना है 100, और यहाँ पर कितना है, सॉरी पहले 50 ले लो, 50 और फिर 100। अब देखो जब प्राइस 10 था तो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी 100, तो प्राइस जब 10 था तो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी 100। समझ में आ रही बात। अब देखो ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा ए, ठीक है, पॉइंट हमारा क्या होगा ए। अब जब हमारी जो प्राइस 20 हुआ तो क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी 50, जब प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी 50, तो ये क्या हो गया हमारा पॉइंट बी, क्या हो गया हमारा पॉइंट बी। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, देख रहे हो ये ऐसे बनेगा, यूं ही बनेगा ना ए से बी। तो अब स्लोप कैसा बन रहा है, ये तो आप बता दोगे, कैसी मूवमेंट, कैसा स्लोप बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोप बन रहा है। ये देख के समझ में आ रहा है स्लोप कैसा बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोप बन रहा है। लेकिन देखो मूवमेंट कैसी हो रही है, मूवमेंट कैसी, डाउनवर्ड है कि अपवर्ड, जल्दी बताओ कैसी मूवमेंट हो रही है, ए से बी जा रहे हैं, क्या हो रही है ए से बी जा रहे हो, तो मूवमेंट कैसी हो रही है बच्चों, अपवर्ड मूवमेंट। कैसी मूवमेंट हो रही है, अपवर्ड मूवमेंट। समझ में आ रही बात। और अपवर्ड मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। तो यहां पर लिख सकते हो आप कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। समझे कि नहीं समझे। देखो क्या हो रहा है, जब प्राइस आपका 10 था तो आपकी डिमांड कितनी थी 100, जब प्राइस 20 हुआ डिमांड क्या होगी 50। तो पहला पॉइंट ए फिर बी, तो आप क्या हो रहा है ए से बी जा रहे हो, ऊपर है ना, ऊपर जा रहे हो, तो क्या हो रही है अपवर्ड मूवमेंट हो रही है। और अपवर्ड मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। समझ में आई बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आई थिंक यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट क्लियर है। देखो दूसरा क्या बोल रहा है कि जब प्राइस 20 है तो डिमांड कितनी हुई है 50, और जब प्राइस 10 हुआ तो डिमांड कितनी 100, यानी कि प्राइस जब घट रहा है तो डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसको कैसे दिखाएंगे हम लोग, देखो दो एक्सेस ले लो, एक आपका हो गया एक्स एक्सिस और एक क्या हो गया आपका वाई, क्या हो जाएगा आपका एक वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, आप लोग को उसी तरह हम लोग यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना है 50 क्वांटिटी डिमांड में, और यहाँ कितना है 100, और प्राइस क्या है आपका 10 और 20, यहाँ पे एक 10 ले लो, एक यहाँ पर 20 ले लो। अब क्या बता रहा है देखो ध्यान से, जब प्राइस 20 से कितना है, जब प्राइस 20 तो डिमांड कितनी है 50, 20 पे क्या करोगे आप 50, यही पॉइंट बनेगा एक ठो। तो हम लोग इसको यहाँ पे नीचे ले आओ, तो ये जो पॉइंट बना आपका क्या है ए। अब देखो 10 से 100, 10 पे 100, तो 10 कहाँ है ये, और 100 कहाँ है भाई ये, ठीक है। तो यहाँ पे ले आओ, यही बनेगा ना 10 से 100। समझ में आ रही बात। ये कौन सा पॉइंट हो गया आपका बी, कौन सा पॉइंट हो गया आपका बी। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए पॉइंट ये है, बी ये है, तो कैसा स्लोप तो वही बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोप बन रहा है, जैसे इसमें तो वही सेम बन रहा है, लेकिन इसमें डिमांड क्या हो रही है, देखो जल्दी से, मतलब यहाँ पर क्या अपवर्ड मूवमेंट था, आप यहाँ से ए से बी गए थे, बट यहाँ पे ए से बी क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। कैसे आ रहा है, ए से बी नीचे की तरफ आ रहा है, तो कैसी मूवमेंट हो रही है बच्चों, डाउनवर्ड मूवमेंट। कैसी मूवमेंट हो रही है बच्चों, डाउनवर्ड मूवमेंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। समझ में आ रही बात। देखो तो ए से बी की तरफ आए तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, ए से बी ऊपर की तरफ गया तो क्या हुआ, क्या हुआ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और जब ए से बी नीचे की तरफ आ रहे हैं तो कैसी मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। इतना समझ लो, जब प्राइस कभी भी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है, कम होती है, और जब कम होगी तो यहाँ पर कैसा बनेगा आपका अपवर्ड मूवमेंट होगी। और जब प्राइस के क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, यहाँ पर देखो बढ़ रही है, जैसे प्राइस कम हो रहा है डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो वहां पर कैसा मूवमेंट हो रहा है आपका एक्सपेंशन ऑफ डिमांड या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ पर अपने प्राइस और क्वांटिटी डिमांड लेना और देखना वहां पर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, यहाँ से यहाँ आ गए, यहां से यहां आ गए। समझ में आई बात। अब हम लोग देखेंगे शिफ्ट ऑफ डिमांड, क्या समझेंगे शिफ्ट कैसे होती है डिमांड। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर डिमांड को शिफ्ट करना भी सीखते हैं। हाँ तो चलिए अब देखते हैं
सेकेंड हमारा कि जो है चेंज इन डिमांड हम लोगों ने देख लिया, प्राइस में क्या चेंज होता है। अब ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, यानी कि प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा लेकिन उसके अदर फैक्टर में चेंज होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड, यानी कि डिमांड में चेंज हो रहा है, समझ में आ रही है, डिमांड में चेंज होगा। तो डिमांड में चेंज होगा तो क्या होगा भाई, देखो मान लो ये आपका प्राइस है ना, और ये आपकी डिमांड है, ठीक है, कौन डिमांड मान लो, तो अब मान लो प्राइस आपका 10 है, प्राइस आपका 10 है, ठीक है, डिमांड कितनी थी आपकी 100, अब बाद में कितनी होगी आपकी डिमांड 200, ठीक है, एक यहाँ पे ले लिया और दूसरा हमने ले लिया प्राइस, यहाँ पर ले लिया मैंने डिमांड। अब जब प्राइस आपका 10 था तो डिमांड आपकी कितनी थी 100, फिर प्राइस आपका 10 ही है, डिमांड कितनी हो गई 50, ठीक है। अब देखो समझो बात को, क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं कि प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, अदर फैक्टर की वजह से कभी डिमांड बढ़ रही कभी डिमांड घट रही। जैसे मान लो कोई पर्सन है जिसका नाम है राहुल, तो प्राइस तो कोई भी चीज का 10 ही था, लेकिन है ना 10 रुपए लीटर ही था, कोई भी चीज थी, तो उसकी इनकम पहले कम थी, तो कितना लेता था, क्वांटिटी डिमांड कितना करता था 100, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसकी इनकम बढ़ गई तो वो 10 की कितना लेने लगा 200 लेने लगा, 10 पे 100 लेता था, इनकम उसकी घट गई, उसने 10, प्राइस उतना ही है लेकिन डिमांड कितनी कर रहा है वो 50 कर रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें कैसा कर्व बनेगा, तो जल्दी से फटाफट, एक ले लो आप एक्स एक्सिस, एक ले लो आप वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिया 0, यहां पर मैंने लिया प्राइस कितना, प्राइस तो इधर लिया था, इधर पे ले लो 50, अब यहाँ पे 100 है और यहाँ ले लो 200, और यहाँ कितना है आपका प्राइस 5 ले लेते हैं 5, और फिर यहाँ ले लेते हैं हम लोग 10, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर देखना समझ में ध्यान से, प्राइस कितना है 10, क्वांटिटी डिमांड कितनी है 100, तो 10 पे 100 कहाँ है, ये है, ये कैसा पॉइंट हो गया हमारा ए। अब यहाँ पे कितना है 10, प्राइस 10 ही है और क्वांटिटी डिमांड कितनी है 200, अब देखो क्या हो रहा है, ये बन रहा है आपका, तो पॉइंट कहाँ बनेगा दूसरा वाला आपका बी। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दिख रहा है आपको कुछ, तो कैसी यहाँ पर डिमांड क्या हो रही, शिफ्ट हो रही है। अभी उसमें आपने देखा था यू बनाते थे आप, ऐसे होता था है ना, इस तरह से हो रहा था, या ऊपर जा रहा था या नीचे आ रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रही है डिमांड, मतलब देखो ए से बी हो रही है, समझ में आ रही बात, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, डिमांड इस जगह से उस जगह पर शिफ्ट हो रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिफ्ट इन डिमांड, समझ में आई बात। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या हो रही डिमांड, इंक्रीज हो रही है घट रही है डिमांड, देखो ध्यान से, इंक्रीज इन डिमांड, भाई प्राइस 10 था डिमांड 100 थी, प्राइस 10 ही है लेकिन डिमांड क्या हो गई 200 हो गई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड, क्या बोलेंगे बच्चों, इंक्रीज इन डिमांड। कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आई बात, कोई डाउट होगा तो कर लेना, थोड़ा सा टॉपिक कंफ्यूजिंग है तो एक दो बार करके अच्छे से देखना। अगला देखो दूसरा वाला देखते हैं, यहाँ पर प्राइस है x, यहाँ पर क्या है y, तो अब यहाँ पर देखो मैंने लिया 0, क्वांटिटी डिमांड कितनी है 50 है एक बार, और एक बार कितनी है 100, यहाँ पर प्राइस ले लेते हैं हम लोग एक बार 5, एक बार हम लोग लेते हैं 10, तो 10 पे कितना है डिमांड पहले 100, तो जब प्राइस 10 था तो डिमांड कितनी थी 100, तो यहाँ पर देखो 100, ये पॉइंट हमारा हो गया ए। प्राइस कितना है 10, डिमांड कितनी है 50, तो 10 पे आओ, डिमांड कहाँ है, फिर से आओ यहीं पे 50, दूसरा पॉइंट कहाँ बन रहा है, ये हमारा कैसा पॉइंट हो गया बच्चों, बी पॉइंट, क्या हो गया हमारा बी पॉइंट। तो डिमांड कहाँ हो रही, अब देखो ए से बी जा रही है लेकिन इधर इंक्रीज हो रही थी, आगे जा रही थी, लेकिन यहाँ क्या 10 पे 100 और 10 पे 50 हो गई, डिमांड घट रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। क्या बोलेंगे बच्चों जी, बोलो बोलो, डिक्रीज इन डिमांड। समझ में आया कि नहीं आया, तो हो गया ये टॉपिक भी आपका खत्म। इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, 2-4 बार ग्राफ बना के देख लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे पूरा। इसकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना, नहीं तो कंफ्यूजिंग हो सकता है। अदरवाइज उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया। तब भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। और